नमस्कार दोस्तों, ऑल स्कोप में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। What if India takes back POK? क्या होगा अगर POK फिर से भारत का हिस्सा बन जाए? पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत सरकार का इस पर क्या स्टांस है। हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ सिग्निफिकेंट कमेंट्स किए हैं जो इस टॉपिक को और भी ज्यादा रेलेवेंट बना देते हैं। राजनाथ सिंह जी के अनुसार पीओके भारत का हिस्सा है और भारत उम्मीद करता है कि एक दिन इस पर फिर से अपना अधिकार जताएगा। अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में ये क्लियर किया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी इसे भारत से अलग नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट्स भारत की पीओके के प्रति नीति को बहुत ही क्लियर कर देती हैं। भारत पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और भारत इसे वापस लेकर इस पर अधिकार जताने के लिए प्रयत्नशील भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। इससे हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीओके को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी क्या है और आगे क्या स्टेप्स हो सकते हैं। और इसके लिए हमें पहले हिस्ट्री की ओर रुख करना पड़ेगा। 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब भारत का दो हिस्सों में पार्टीशन हुआ तब उस समय में प्रिंसली स्टेट्स को बताया गया था कि उन्हें इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक कंट्री में मर्ज होना होगा। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ने इनिशियली इंडिया में मर्ज होने का विरोध किया। जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे, पर उनके नवाब और निजाम रेस्पेक्टिवली ने पाकिस्तान को चूज किया, जो वहां रहने वाले लोगों की इच्छा के खिलाफ था। कश्मीर, जिसके महाराजा हरि सिंह थे, वे इनिशियली दोनों कंट्रीज में मर्ज होने के खिलाफ थे। इन तीनों केस में अलग अलग कारण, जैसे कि पर्सनल चॉइस ऑफ रूलर्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिलीजियस डेमोग्राफीज, जो इन्हें इंडिया में मर्ज होने से रोक रहा था। अल्टीमेटली भारत सरकार ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस का यूज करके इन स्टेट्स को भारत में मिला लिया। हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बनने की प्रोसेस एक जटिल पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू हुई थी। जूनागढ़, जिसके नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलीनीकरण का फैसला किया था, फिर भी लोकल पॉपुलेशन का झुकाव भारत की तरफ था। भारत सरकार ने मिलिट्री एक्शन और जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के थ्रू इस इशू को सॉल्व किया, जिसमें मेजॉरिटी लोगों ने भारत के साथ विलीन होना पसंद किया। हैदराबाद, जो एक और बड़ा और पावरफुल स्टेट था, वहां ऑपरेशन पोलो के नाम से मिलिट्री एक्शन लिया गया, जिसके बाद हैदराबाद भारत में विलीन हो गया। ये दोनों घटनाएं भारत के इतिहास में इंपॉर्टेंट इवेंट्स मानी जाती है, जो देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करती है। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। जूनागढ़ और हैदराबाद, इन दोनों स्टेट से अलग, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह इनिशियली इंडिया या पाकिस्तान में से किसी के साथ विलीन होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी रियासत की ऑटोनॉमी और उनका पर्सनल राजतंत्र बनाए रखने की चिंता थी। पर जब पाकिस्तान सपोर्टेड ट्राइबल्स ने कश्मीर पर हमला किया, उनके पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इसके बदले में भारत ने उनसे कश्मीर को इंडिया के साथ विलीन करने को कहा। आखिर में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और भारत ने सेना भेजकर ट्राइबल्स की भेस में पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेलना शुरू किया। भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला युद्ध माना गया। इसी बीच भारत के उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन से मदद की अपील की, ताकि शांति स्थापित की जा सके और फ्यूचर में इन दोनों देशों के बीच में एक फेयर सोल्यूशन निकाला जा सके। यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर का सजेशन दिया, जिससे 1949 में एक टेम्पररी सीज फायर लाइन, जो अब लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के नाम से जानी जाती है, का निर्माण हुआ। यूएन की कंडीशंस के अनुसार रेफरेंडम से पहले पाकिस्तान को अपनी सेना और ट्राइबल्समैन को कश्मीर से हटाना था और फिर भारत को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मिनिमम फोर्सेस रखने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद फेयर और इम्पार्शियल रेफरेंडम अंडर यूएन सुपरविजन कंडक्ट किया जा सकता था, ताकि कश्मीरी लोग डिसाइड कर सके कि वे भारत या पाकिस्तान के साथ विलीन होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना हटाने से इनकार किया और रेफरेंडम कभी हो ही नहीं पाया।
एलओसी अब एक डिफेक्टो बॉर्डर के रूप में काम करता है, जिससे दोनों देशों की सेनाएं अलग होती है और ये कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित करता है। जिस हिस्से को पाकिस्तान आर्मी ने लीगली ऑक्यूपाई किया है, उस हिस्से को आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बुलाते हैं, जिसको भारत अपना अटूट हिस्सा मानता है। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि पीओके को भारत में शामिल करने के क्या तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। इसका मतलब है यूएन रेजोल्यूशन को मजबूती से लागू करवाने की कोशिश करना, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मांगना भी शामिल है। इसके लिए भारत को दुनिया भर के देशों से समर्थन इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि पीओके की इशू को पीसफुली सुलझाया जा सके। ये एक लंबी प्रोसेस है जिसके लिए समय और पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर हाल ही में देखा जाए तो भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का इसमें भारत को फायदा हो सकता है। नंबर 2, मिलिट्री टेक ओवर। मौजूदा हालत देखकर यही लगता है कि ये ऑप्शन डिप्लोमेटिक एफर्ट से ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक हालत देखकर ये लगता है कि यही वो वक्त है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे कमजोर दिखती है। इसी हालत में भारत एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए पीओके को भारत में शामिल कर सकता है। तो चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि अगर पीओके सच में भारत का हिस्सा बन जाए तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। एडवांटेजेस। 1, एडवांटेजेस टू पीओके's लोकल्स। अगर इंडिया पीओके को एडमिनिस्टर करे तो उसके पास कई फायदे हैं, जिनकी वजह से वो शायद इस रीजन को पाकिस्तान से बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। ये कैसे संभव है, आइए देखते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडिया की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। इसका मतलब ये है कि इंडिया पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक सर्विसेज जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। इससे लोकल पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी स्टेबल रहा है, जो गवर्नेंस को बेहतर बना सकता है। बेटर गवर्नेंस का मतलब होगा कि पीओके के लोगों को उनकी ज़रूरतों के मुताबिक सहायता और सर्विसेज मिल सकेंगे और उनकी आवाज़ को सुना जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इंडिया अपने यहाँ कई सक्सेसफुल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर चुका है। ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे स्मार्ट सिटीज, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत को पीओके में भी लागू किया जा सकता है। इससे रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में ज़्यादा सक्षम है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इंटरनल अनरेस्ट को कम करने के लिए इंडिया के पास ज़्यादा रिसोर्सेज और बेटर स्ट्रेटेजी है। इससे लॉन्ग टर्म में पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बेटर रिलेशंस है, जो पीओके के डेवलपमेंट में मददगार साबित हो सकती है। इंटरनेशनल एड, इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप्स के थ्रू पीओके में रैपिड डेवलपमेंट संभव है। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इंडिया वाटर रिसोर्सेस, मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेस का बेटर मैनेजमेंट कर सकता है। इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इंडिया में डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं और गवर्नमेंट इंक्लूसिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है। इससे पीओके के डाइवर्स कल्चर और एथनिक ग्रुप्स के बीच बेटर हार्मनी और सोशल कोहेजन प्रमोट हो सकता है। इस तरीके से इंडिया की आर्थिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बेटर गवर्नेंस मॉडल और डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच की मदद से पीओके को बेटर तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की प्रोसेस में लोकल पॉपुलेशन के राइट्स और एस्पिरेशन का ख्याल रखा जाए और उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व किया जाए। जैसे पीओके के लोगों को कुछ फायदे होंगे, वैसे ही इंडिया एज अ कंट्री को भी फायदा होगा। एडवांटेजेस टू इंडिया एज अ कंट्री। स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन। चाइना के बॉर्डर के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करके इंडिया अपनी सिक्योरिटी और निगोशिएशन पावर को
और ज्यादा मजबूत कर सकता है। उदाहरण के लिए लद्दाख रीजन में जहां इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स है, अगर इंडिया को पीओके का कंट्रोल मिल जाता है तो इंडिया को एडिशनल बफर जोन मिल सकता है, जो चाइना की तरफ से किसी भी अग्रेशन को काउंटर करने में मददगार साबित हो सकता है। हाई मिलिट्री पोस्ट, सियाचिन ग्लेशियर और दूसरे हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर कंट्रोल से इंडिया को स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये एरियाज सर्वेलेंस और डिफेंस के लिए क्रूशियल है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड माना जाता है, उसका कंट्रोल अगर भारत के पास आता है तो वो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक स्ट्रेटेजिक एज देता है। वाटर रिसोर्सेस, पीओके के झेलम, इंडस और नीलम जैसे नदियों का कंट्रोल इंडिया के लिए वाटर सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नदियां खेती और एनर्जी सेक्टर्स के लिए क्रूशियल है। मान लीजिए अगर इंडिया को इन नदियों की स्ट्रीम्स का कंट्रोल मिल जाता है तो इंडिया पानी की डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट पर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो खासकर सूखा या पानी की कमी के समय बहुत मददगार साबित हो सकता है। इन एडवांटेजेस से इंडिया को न सिर्फ सिक्योरिटी और डिफेंस में मदद मिलती है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी ये फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ऐसे कदम से इंटरनेशनल रिलेशंस और रीजनल डायनामिक्स में क्या बदलाव आते हैं, इसका भी गहरा एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एडवांटेजेस, पीओके में कई सुंदर और आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जैसे कि नीलम वैली, रत्ती गली लेक और शाउंटर पास। यदि ये इंडिया का हिस्सा बन जाए तो इन जगहों पर टूरिज्म बढ़ सकता है। इन टूरिस्ट प्लेसेस की पोटेंशियल वर्थ के बारे में स्पेसिफिक फिगर्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, स्पेशली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज इंप्रूव की जाए। एडवांटेजेस इन ट्रेड, पीओके इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट का काम कर सकता है। उदाहरण के लिए इंडिया से चाइना और अफगानिस्तान तक ट्रेड रूट्स डेवलप किया जा सकता है। ये ट्रेड रूट्स इंडिया को सेंट्रल एशियन मार्केट्स तक इजी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेड आइटम्स में टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स शामिल हो सकते हैं। इस ट्रेड की पोटेंशियल वैल्यू स्पेसिफिक फिगर्स के बिना बताना मुश्किल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकते हैं। एडवांटेजेस टू एग्रीकल्चर, पीओके में मुख्य रूप से व्हीट, मेज और फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स और चेरीज उगाए जाते हैं। यदि ये एरिया इंडिया का हिस्सा बन जाए तो इंडिया की क्रॉप्स की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड के आधार पर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट की जा सकती है। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पीओके, पीओके में कई तरह के मिनरल्स जैसे कि जिप्सम, लाइमस्टोन और कोल के साथ पीओके का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है, जिससे लोकल्स की एनर्जी नीड्स तो पूरी की जा सकती है, लेकिन सरप्लस एनर्जी को नेबरिंग एरियाज में भी सप्लाई किया जा सकता है। एडवांटेजेस टू नेशनल सिक्योरिटी, टू काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पीओके के कंट्रोल में लेकर इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ ज्यादा सख्ती से कदम उठा सकता है। इससे टेररिस्ट को सेफ हेवन मिलने की संभावना कम हो जाएगी और इंडिया अपने बॉर्डर्स को ज्यादा सिक्योर बना सकता है। यदि इंडिया पीओके में लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने में कामयाब होता है तो ये टेररिस्ट के लिए मुश्किल बन जाएगा कि वो इंडिया में दाखिल हो पाए। एडवांटेजेस इन सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, पीओके का कंट्रोल मिल जाने से इंडिया को अपने बॉर्डर्स पर निगरानी बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये निगरानी ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड इंटेलिजेंस के थ्रू की जा सकती है। इससे किसी भी सस्पेक्टेड एक्टिविटी को पहचानने और रोकने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग सिक्योरिटी फोर्सेस, पीओके का कंट्रोल होने से इंडिया के वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे कि आर्मी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड ऑपरेशन पॉसिबल होंगे, जिससे ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर को स्ट्रेंथ प्राप्त होगी। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि पीओके को इंडिया में मिलाने के कई एडवांटेजेस हैं, वैसे ही शायद इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं। डिसएडवांटेजेस, वॉर विद पाकिस्तान, पीओके को इंडिया में इंटीग्रेट करने की कोशिश से डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान भी हो सकता है।
जो कि दोनों देशों के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। इससे क्षेत्रीय और ग्लोबल लेवल पर स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे भारत को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। टू फ्रंट वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना ने पीओके में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक। अगर इंडिया पीओके पर कंट्रोल करने की कोशिश करे तो ये दो फ्रंट वॉर की स्थिति पैदा कर सकता है, जिसमें इंडिया को पाकिस्तान और चाइना दोनों से साइमल्टेनियसली डील करना पड़ सकता है। सैंक्शंस। पीओके को इंडिया में इंटीग्रेट करने का कदम इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर यूएन और उसके मेंबर्स के रेजोल्यूशन के विरुद्ध हो सकता है। इससे इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं, जो कि देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं। फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली कंट्रीज। ऐसे कदम से इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज के साथ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं और अनफ्रेंडली कंट्रीज के साथ टेंशंस बढ़ सकते हैं। यूएसए, रशिया और अदर मेजर पावर्स की रिएक्शन इंडिया के इंटरनेशनल स्टैंडिंग को प्रभावित कर सकती है। इंटरनल अनरेस्ट, मिलिटेंट कैंप्स एंड एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट। पीओके में मिलिटेंट कैंप्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का प्रेजेंस है। इंडिया को ये रीजन एडमिनिस्टर करते हुए इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए रिसोर्सेस और अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट इन रीजनल सिक्योरिटी। बजाय केवल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एडवांटेजेस पर ध्यान देने के, इंडिया को सिग्निफिकेंट रिसोर्सेस रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये क्लियर होता है कि पीओके का इंटीग्रेशन सिर्फ सरफेस लेवल पर बेनिफिट ऑफर नहीं करता, बल्कि डीप रूटेड चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस को भी साथ लाता है। ये ज़रूरी है कि किसी भी ऐसे कदम से पहले कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस को भी ध्यान में रखा जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।